हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, इस मैथ्स मस्ती के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं कराने वाला हूं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस। ठीक है, करीब 30 के आसपास हम क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सीयूटी एग्जाम में आ सकते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश करी है। और अगर आप उसमें देखेंगे तो जो एनटीए का जो मॉक टेस्ट पेपर था उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो आए थे वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रखा है, तो कोशिश करेंगे कि आप पहले उसका आंसर करें। मेरे आंसर करने से पहले आप अपना आंसर निकाल के रखें, फिर उसको चेक करें साथ साथ कि आपने अपना आंसर ठीक करा है नहीं करा है। तो इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर ढंग से हो सकती है, बजाय इसके कि आप पहले मेरे आंसर देख लें बाद में आप ट्राई करें। क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बार उसको देख लो। उसको देखने से क्या होगा कि आपका सारा कुछ जो मैट्रिसेस का पोर्शन है वो रिवाइज हो जाएगा कि मैट्रिसेस में क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ताकि ये क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद अटेम्प्ट करना सीख सको। तो हम स्टार्ट कर दे अपने क्वेश्चन। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये आपको x और x इंटू वाई इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, x और y का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब इसको बताने के लिए हम यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है इसको आप कंपेयर करो इससे फटाफट कि x + 3 की जो वैल्यू है वो 5 है। वर्बली कंपेयर करेंगे, वर्बली निकाल लेंगे आंसर। मैं तो यहाँ कर लिख के दिखा रहा हूँ, जो वर्बली कर सकते हैं वो वर्बली करें। और y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी बजाय इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास आ रहा है y - 4 = 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब जब हम नॉर्मली क्वेश्चन करते थे तो हमें चेक करते थे कि भाई हमारी ये जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से इसको जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। आपको यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस है उसमें नन ऑफ दीज कहीं पर भी नहीं है। मतलब x और y की वैल्यू तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो आपको आगे किसी से और से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या कह रहा था यहाँ पर x इंटू वाई मतलब 2 इंटू में 7। तो 2 इंटू में 7 कितना हो गया आपके पास, आंसर आ गया 14। तो हमारा जो ऑप्शन है इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या कहता है, ए आपको दिया है, बी दिया है, 3a माइनस बी ये आपको फाइंड करना है। यानी ए को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से b माइनस करेंगे। तो ए को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 में से आप इसको माइनस कर रहे हो तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो 6 + 2 आ गया आपका आंसर यहाँ पर 8। पहला एलिमेंट हमारा 8 आ रहा है। अब पहला एलिमेंट 8 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा हमारा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब दूसरा एलिमेंट यहाँ पर निकालो। आप दूसरा एलिमेंट देखो, ये वाला मत निकालो, आप ये वाला निकाल लो, क्योंकि यहाँ से ये तो 7 7 है दोनों में। ठीक है, आपको उसमें 7 निकाल भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 7 है। ये वाला एलिमेंट निकालो, ये क्या बनेगा, यहाँ से इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 - 3 6। तो 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हमारा ऑप्शन बन गया सी। तो ये वाला हमारा सी बन गया। बाकी दोनों आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑप्शन जब दिए होंगे तो ऑप्शन को वाइजली यूज़ करना है, हमें पूरा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अधूरे आंसर से हमें पता चल जाए कि हमारा ऑप्शन ये आएगा तो फिर हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को यूज़ करो, आंसर्स को यूज़ करो कि आपका टाइम जितना ज़्यादा सेव हो सकता है उतना सेव हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट में कहता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 2/2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आपको मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 का मतलब हो गए 4 एलिमेंट। अब यहाँ पर आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो जितने ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे उसको आपको लेना है, और जितना प्लेस होगा उतनी पावर कर देनी है। तो आंसर आ गया आपका 81। आंसर आ गया हमारे पास सी। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू बताओ। तो 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखिए x इंटू 1 x हो गया, 1 इंटू -2 -2 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही आ रहा है।
और ये किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ से 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे, x को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब ऑप्शन बन गया हमारे पास A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको क्या कहता है कि भाई a ये दिया हुआ है और लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर लैम्डा a के बराबर है। तो यहाँ से आप a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। a स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 एंड 3, ये बराबर है लैम्डा a के। तो यहाँ पर लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। अभी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ से आएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर जो बाकी के एलिमेंट है वो पहले इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट। इस रो को इस कॉलम से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 9 आ गया और यहाँ से भी 9 आ गया, 9 + 9 18 आ गया। तो ये वाला एलिमेंट हमारा 18 आ रहा है, तो ये एलिमेंट 18 आ रहा है, तो बाकी निकालने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो 3 लैम्डा है, इस 3 लैम्डा को कंपेयर करो 18 से, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 18, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। देखो ऑप्शन में हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा बी, 5th का ऑप्शन है बी। अब आ जाते हैं 6 पर। 6 में ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट A23। A23 निकालने का मतलब है कि आपको I की जगह 2 रखना है और J की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पर रखोगे 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 - 3 करेंगे, -1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए वो +1 हो जाएगा। तो +1/2, यानी आंसर आ गया इसमें C। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। यहाँ पर ये A दिया हुआ है, आपको कहता है A स्क्वायर किसके बराबर है। तो A स्क्वायर का मतलब फिर आपको वही वैल्यू निकालनी है भाई। A स्क्वायर का मतलब हो गया कि A को A से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ से इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, यानी यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि यहाँ दोनों में 0 है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे 1 को यहाँ पर करोगे 0 है, बाकी दोनों से 0 आएगा। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0, तो बाकी दोनों से 0 आएगा। यहाँ पर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, सिर्फ आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे, यहाँ भी 0, तो ये भी 0 आ गया। अब इसको यहाँ से 0, 1 × 1, ये 1 हो गया। यहाँ पर ये 0, 1 × 0, ये 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ A इधर से आ गया 0, इधर से आ गया -A, तो ये आ गया 0 आपके पास। इधर से करोगे 0, B -B, लास्ट में से जाएंगे 0 0 और +1, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8th क्वेश्चन में कहता है कि A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल्स टू A एंड BA इक्वल्स टू B। AB तो A के बराबर है और BA B के बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब यहाँ पर सभी के अंदर आपको A स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब A स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब है, A स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब है A को A से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर A किसके बराबर है, A बराबर है किसके, AB के। तो यहाँ पर हम AB रख लेते हैं इसको, इस A की जगह हमारे पास ये आ गया। यहाँ जो BA आ रहा है हमारे पास, BA किसके बराबर है, BA बराबर है B के, तो इसकी जगह B आ गया। और AB किसके बराबर है, AB बराबर है A के, तो यानी जो A स्क्वायर है वो तो A के बराबर आ रहा है। अब A स्क्वायर A के बराबर आ रहा है, यहाँ भी ऑप्शन में हमारे पास है, इन दोनों में नहीं है, मतलब हमारे पास इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब B स्क्वायर आपको और चेक करना है कि भाई B स्क्वायर किसके बराबर आएगा। तो B स्क्वायर का मतलब हो गया B × B। तो यहाँ पर B की जो वैल्यू है, B × B करोगे तो B की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर BA रख सकते हैं। ये AB बनेगा, AB की जगह A आ गया और BA की जो वैल्यू है वो फिर से B आ गई। तो B स्क्वायर B के बराबर है, A स्क्वायर A के बराबर, यानी जो ऑप्शन A है ये हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 9th। अब इस 9th क्वेश्चन में कहता है
A is a matrix of order m by n, B is a matrix of order such that A dash B and B A dash and both are defined, then order of matrix B. A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर तो दिया हुआ है m बाई n, A का ऑर्डर दिया है m बाई n, B का ऑर्डर हमें अभी पता नहीं, हम P क्यों मान लेते हैं, तो ये हमें बताना है। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो A ट्रांसपोज और B का हो रहा है, वो कह रहा है कि ये डिफाइंड है। A ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, A ट्रांसपोज का मतलब इसका ऑर्डर उल्टा हो गया, और B का ऑर्डर तो आपके पास ये है ही। ये कह रहा है कि ये डिफाइंड है। अब डिफाइंड का मतलब है कि मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि M और P दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि B A डैश वो भी डिफाइंड है, यानी इसको उल्टा अगर हम करेंगे तो इसका ऑर्डर है P बाई Q और A डैश का ऑर्डर है N बाई M। अब ये भी डिफाइंड है तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू है वो आ गई N। तो हमसे B का ऑर्डर पूछा था, P की जगह क्या आ जाएगा M, Q की जगह क्या आ जाएगा N, तो M इंटू N, यानी आंसर बन जाएगा हमारा A पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि भाई ये A दिया हुआ है और A इसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके जो एलिमेंट रो वाले हैं वो कॉलम में चले जाते हैं, कॉलम वाले रो में चले जाते हैं। मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों अगर एक्सचेंज होंगे तो इसका मतलब कह रहा है कि ट्रांसपोज बराबर है। ट्रांसपोज बराबर ये होगा तो x और y दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, यानी आंसर बनेगा इसका C। क्योंकि ट्रांसपोज में ये दोनों ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन दोनों का रोल आएगा। और यहाँ से x और y दोनों बराबर हैं क्योंकि A जो है इसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में कहता है कि A ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, और B मैट्रिक्स दी है, कहता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A का तो ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत है नहीं। B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब B का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, B का हमने किया ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज आ गया आपके पास -1 2 1 1 2 3। अब आप A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज को माइनस करो, माइनस करके देखो कि आपके पास क्या बनता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे 3 और ट्रांसपोज ये माइनस करना है, वो नहीं करना कुछ, ठीक है। 3 ये ऑलरेडी माइनस है तो 3 + 1 ये आ जाएगा 4। तो पहला एलिमेंट 4 देखो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ से -1 और -2 इधर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर +3 आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, आपका यही वाला ऑप्शन बचता है। लेकिन यहाँ पर आपको डज नॉट एग्जिस्ट भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पूरा सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है कि इसका आंसर ये भी ना आ रहा हो। अगर यहाँ पर कोई और मैट्रिक्स दी होती तो हमें इन दोनों से पता लग जाता कि भाई ये दोनों हमारे एलिमेंट आ रहे हैं सही, तो यही हमारा आंसर है, तो हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी हमें निकालना पड़ेगा। 0 -1 करेंगे, -1 आ रहा है तो ये भी ठीक हो गया। 4 - 1 3 हो गया, 2 - 2 0 आ गया, और 1 + 2 ये 3 आ गया। तो हमारे पास A मैट्रिक्स बन रही है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि A कहता है कि 2/2 मैट्रिक्स है और Aij की जो वैल्यू है या तो 1 है या 0 है। 1 कब होगा, जब I और J बराबर नहीं होंगे। I और J बराबर नहीं होंगे का मतलब क्या हुआ कि जो A मैट्रिक्स है आपकी वो क्या बन रही है, वो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 1 होगी जस्ट जब I और J का जो प्लेस है ना वो सेम ना हो। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो यहाँ तो होगा A11। A11 का मतलब I और J दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 आएगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ I और J की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू होगी 1, और इधर भी आएगी 1, इधर भी आएगी 0। अब ये पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आप बना रहे हो उसमें A² आपको निकालना है। ये तो A बना हमारा, तो A² का मतलब है हम इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये 1 आ गया, इधर से ये 0, इधर से ये 0, इधर से 0, ये भी 0, इधर से 1, इधर से 0। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यानी ऑप्शन हमारे पास आ गया A। 12th का जो आंसर है वो आ गया हमारे पास A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास 13th में, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इक्वल्स टू I। जो A² है ये I के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
अब इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो a प्लस आई का क्यूब और a माइनस आई का क्यूब, इसमें आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। तो a प्लस आई का क्यूब करेंगे तो आ गया हमारे पास a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर। और जब आप इसको माइनस वाले को सॉल्व करोगे, ठीक है, बीच में यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, तो अंदर जैसे साइन आने वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी खोलोगे तो ये आएगा, इधर से ये आ गया, इधर भी माइनस का साइन आता है माइनस वाली आइडेंटिटी में, और इधर आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो ही गए। आपके पास बचा यहाँ से 2a क्यूब और इधर से आ गया 3 प्लस 3 6a आई स्क्वायर। a क्यूब की वैल्यू अगर हम करेंगे, देखो a स्क्वायर आ रहा i, तो अगर आपको a क्यूब निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में a स्क्वायर इंटू a, या आप वहीं से a क्यूब की वैल्यू पहले ही निकाल लो, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो। i स्क्वायर का मतलब तो हो जाएगा i, और i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a। इधर भी देखो ये i आएगा, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 2a, तो 2a प्लस में 6a, आंसर आ रहा है हमारा 8a। अब 8a तो हमारे पास यहाँ पर कहीं है नहीं ऑप्शन में, यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में -7a और आएगा -7a, तो 8a तो हमारा ये बनेगा। 8a में से आप 7a माइनस करोगे तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर ये प्लस में a। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ठीक कर लेंगे, -7a आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू दिस एंड a स्क्वायर माइनस एक्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको a स्क्वायर निकालना है, मतलब इसी को आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 2 3, ये बन गया आपके पास a स्क्वायर। उसके बाद क्या, माइनस एक्स ए, यानी जो एक्स ए के एलिमेंट है उन सबको आप x से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ से इसको आप सॉल्व करो, 1 प्लस में 4 5 आ गया, इधर से आएगा 2 प्लस में 6 8, इधर से करेंगे 2 प्लस में 6, ये भी 8 हो गया, 4 प्लस में 9, ये हो गया 13। अब यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करो, देखो 5 माइनस एक्स, पहला एलिमेंट आएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 ऑप्शन में देखो हमारे पास a पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, बाकी से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं लिखा होता नन ऑफ दीज, तो फिर हम चेक ज़रूर कर लेंगे कि बाकियों से हमारी x की वैल्यू ठीक आ रही है नहीं आ रही है। फिर भी आपको लगता है कि भाई डाउटफुल है, तो आप x की वैल्यू 4 रख के यहाँ पर चेक कर लो। यहाँ देखो रखोगे तो 8 आएगा, तो 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा डाउटफुल है। तो 15 क्वेश्चन में कहता है कि a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया p मैट्रिक्स, और इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपको ट्रांसपोज निकाल के देखना है कि ट्रांसपोज इसका क्या आएगा। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाली होती है, उसमें क्या होता है कि पहले आपको इसका ट्रांसपोज करना है, फिर इसका ट्रांसपोज करना है, यानी ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना होगा, फिर बी ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करना होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो बाद वाली टर्म होती है वो पहले आती है, यानी बाद में यहाँ पर बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास पहले, इसका ट्रांसपोज होगा, फिर यहाँ पर आ गया ए माइनस, ऐसे यहाँ पर करो आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर आ गया बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वापस वही मैट्रिक्स बन के आ जाती है सेम। तो यहाँ पर बी ए आ गया, इधर ए आ गया, और ए के ऊपर भी तो ट्रांसपोज आना है, और यहाँ पर आ गया ए, इधर आ गया बी ट्रांसपोज। अब देखो जो मैट्रिक्स हमारे पास थी ओरिजिनल, ये मैट्रिक्स थी, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो बस इनमें क्या हुआ, साइन का फ़र्क आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है ना आपके पास, ये माइनस पी के बराबर आ रही है, और माइनस के बराबर आ रही है, तो इसलिए आंसर जो बनेगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन ए रेज टू पावर एन। अगर ए रेज टू पावर एन आपके पास आ गई तो ये जो मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स होगी? अगर ए सिमेट्रिक है तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर आप जितनी मर्जी कर लो, मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक। आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए की पावर कितनी भी आ जाए, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी। इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर देन ए रेज टू पावर एन। अगर ए एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम यहाँ पर ए रेज टू पावर एन कर दें, ए रेज टू पावर एन यहाँ पर क्या है? एन को आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन आ गया तो यहाँ पर ए की पावर एन कितनी भी हो, 2, 4, 6, 8, चाहे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, आंसर उसका सिमेट्रिक ही आएगा। तो इसका आंसर भी आपका बन जाएगा ए। तो इसमें भी आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस जितनी भी पावर होगी, पावर आपकी इवन नंबर में होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ये मैट्रिक्स दी है। अब ये किस तरह की मैट्रिक्स है ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर ये 3 एलिमेंट जो दे रखे ना, ये डायगोनल एलिमेंट, ये 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मत कह देना, आंसर इसका डायगोनल मैट्रिक्स मत लिख देना बिल्कुल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इनके अलावा बाकी जो होते हैं वो 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब दूसरा देखो और क्या हो सकता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है, यहाँ पर ये सारे 0 होने चाहिए, तो स्केलर भी नहीं है, यानी या तो सिमेट्रिक हो सकती है या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। अगर सिमेट्रिक होती है तो उसमें ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एलिमेंट तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक में इन दोनों का साइन चेंज होगा, इसका साइन इसके साथ चेंज होगा, इसका साइन इसके साथ चेंज होगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर ये मैट्रिक्स कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। अब जैसा हमने यहाँ पर समझा कि मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो यहाँ पर जैसे -1 है तो इधर +1 होगा, इधर +3x है तो इधर -3x होगा, ठीक है। या ये कह सकते हो यहाँ -6 है तो यहाँ पर +6 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 3x की वैल्यू 6 के बराबर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू यहाँ पर, y यहाँ पर है, डायगोनल प्लेस पर है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये हमेशा 0 होते हैं, तो y की वैल्यू आएगी 0। तो हमारा ऑप्शन इसमें बन जाएगा सी, 19 का ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर इफ़ द मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x की वैल्यू -4 हो गई, तो x की वैल्यू आ गई -2। y की वैल्यू देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 कहाँ आ रही है हमारे पास, ऑप्शन डी में। तो 20th क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कहता है A is an m/n matrix and B is a matrix such that AB and BA are both defined, then B is a matrix of order this। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है। अब ये कह रहा है कि AB और BA दोनों डिफाइंड है, तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता नहीं है क्या है, हम मान लेते हैं कि p/q है। अगर ये दोनों डिफाइंड है, ये डिफाइंड कब होगा, जब ये दो इसके बराबर होगा, यानी n की वैल्यू तो p के बराबर आएगी। और जब आप इसको उल्टा करोगे तो मतलब पहले b आएगा और फिर a आएगा। अब ये दोनों कब डिफाइंड होंगे, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी q के बराबर। तो जो ये b मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर हमने p/q लिया था, तो p की जगह क्या आ जाएगा, n/m। तो b का ऑर्डर आएगा हमारे पास n/m, यानी हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें d। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आना है तो आपको ट्रांसपोज ही करके देखना है। उसका ट्रांसपोज करके देखो, ये ए बी माइनस बी ए है, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अब इसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बाद में,
यहाँ पर A ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, B बाद में। B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, क्योंकि A और B दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होगा B ट्रांसपोज B के बराबर हो गया, ये A के बराबर हो गया, ऐसे यहाँ पर आ गया। अब इस मैट्रिक्स को और इसको कंपेयर करो, मैट्रिक्स तो सेम है, बस साइन डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये -P के बराबर आ जाएगा। -P का मतलब हो गया ये बनेगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A प्लस B की वैल्यू बतानी है, तो पहले A B की वैल्यू तो निकाल लें। अब मैट्रिक्स क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये एलिमेंट इसके बराबर हुआ, तो 2A की वैल्यू -4 यानी A की वैल्यू आ गई -2। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन दोनों का सम करेंगे A प्लस B, इन दोनों का सम करने पर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन बनेगा हमारा B। इफ द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर ही आपको पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि भाई ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर -x है तो ये 6 होना चाहिए, यानी 3x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 5 × x - y, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 = 10, 10 - 0 10, तो आंसर आ जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इफ A इज अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन A इज नेसेसरीली ए 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, दोनों प्रॉपर्टी किसी एक मैट्रिक्स में होल्ड करें, तो इसका मतलब वो 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको A B और C D की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप देखो, इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो 3C + 6 = 12, तो 6 को उधर लेके जाओ तो 3 6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 और C की वैल्यू आ जाएगी 2। जितना आप वर्बली कर सकते हो उतना वर्बली करो, जितना ज़रूरत पड़े लिखने की तो उसमें लिखो। फिर अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ से इधर से B की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि 2 - 3B जो है वो -4 के बराबर है, तो ये इधर जाएगा -6 हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। B आ गया हमारे पास, C आ गया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से A और D। उसके लिए दो इक्वेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। A - D 2 के बराबर है और A + D -8 के बराबर है। तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये कैंसिल, 2A = -6, तो A की वैल्यू आ गई -3। इस A की वैल्यू को अगर आप पुट कर दो यहाँ पर ये -3 -D = 2, D को उधर ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तो D की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का। तो D -5 आ गया, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा है A B को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, फिर माइनस का साइन, CD 2 × -5 -10, तो ये +10 बनेगा, +10 - 6, आंसर आ जाएगा 4 हमारा, यानी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर A। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में कहता है A आपको ये दिया हुआ है, A की पावर 5, A की पावर 4, A की पावर 3, A की पावर 2। यार तो MCQ के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले किस तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे भाई MCQ में ऐसा आएगा नहीं आएगा। तो आपको A दिया हुआ है, तो पहले आप A² निकालो। तो A² की वैल्यू आप निकालोगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। करो मल्टीप्लाई इसको, यहाँ से करेंगे 1 - 1 + 1, यानी 1 आ गया। इधर से करोगे -1 + 1 0 -1, इधर से करेंगे 1 - 1 0 + 1, तो ये आ रहा है। एलिमेंट देखो अगले में भी यही है, वहाँ भी वही है, तो आना आपका यही है, यानी 1 - 1 1 1 - 1 1। अब ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, A की तो आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास A की आ गई।
तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि भाई ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है। अब आप निकाल लो क्या चाहिए आपको, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है तो ए आ गया, यानी ए क्यूब की वैल्यू भी ए आ गई, ए की पावर 4। तो ए क्यूब या सीधा ए स्क्वायर लिख लो, ये भी ए है ये भी ए है, तो फिर आपके पास ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर से फिर आपके पास ए बनेगा। ऐसे आप ए की पावर 5 निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी ए के बराबर ही आएगी, यानी ये सारे के सारे ए के बराबर हैं। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ माइनस ए हो गया, यहाँ माइनस ए हो गया, यहाँ प्लस ए हो गया, सारा कुछ कट गया, तो बचा क्या आपके पास, नल मैट्रिक्स। तो आंसर आ जाएगा इसका नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स। P is a 3/3 matrix such that P dash equals to 2P plus I where P dash is the transpose of P, then अब इसमें से आपको P की वैल्यू बतानी है। अब P की वैल्यू निकालने के लिए ये कह रहा है कि भाई 3/3 मैट्रिक्स है, P की वैल्यू का मतलब हो गया जैसे ये ट्रांसपोज है। अब P की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, अब P आ गया, यहाँ पर क्या बन गया 2 इंटू में P ट्रांसपोज प्लस में I ट्रांसपोज। अब P ट्रांसपोज आपके पास किसके बराबर आएगा, P ट्रांसपोज आपके पास है 2P प्लस में I के बराबर। P ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 2P प्लस में I, और यहाँ पर है I ट्रांसपोज। आई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लो, मतलब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 4P प्लस में 2I प्लस में I, तो ये बन गया हमारे पास 4P प्लस में 3I। अब इस 4P को आप इधर लेकर आओगे, यहाँ P ऑलरेडी है ही, तो माइनस 3P इक्वल्स टू 3I, 3 से 3 कैंसिल कर दो, माइनस को भी उधर ले जाओ, तो P की वैल्यू आ जाएगी माइनस I। तो P की वैल्यू आ गई माइनस I, यानी 28 का ऑप्शन आ गया आपका B। तो 29th क्वेश्चन में कहता है कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/3, ये A का ऑर्डर है, ये A का ऑर्डर है, ये B का ऑर्डर है और ये C का ऑर्डर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इसमें से कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा ये गैप रह गया कम, ये B है हमारे पास, ये C है यहाँ तक और ये D है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो पहला पार्ट है उसमें A प्लस B ट्रांसपोज है, तो A का ऑर्डर यहाँ पर क्या बनता है, A का ऑर्डर तो 2/3 है, और जो B ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब हमें उल्टा कर देना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ऑर्डर बनेगा 2/3। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो सेम ही रहता है एडिशन में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको C के साथ, C पहले लिखा हुआ है, तो C का जो ऑर्डर है ये आपको पहले लेना है। C का ऑर्डर है 3/3 और जो A प्लस B ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर है 2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारा ऑप्शन बन गया A कि ये डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास कुछ, तो ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से जाने पर अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमारा ए ऑप्शन जैसे यहाँ पर मिल गया, किस्मत अच्छी हुई तो ए बन जाएगा। अगर वो नहीं अच्छी हुई ज़्यादा तो फिर बी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है डी चेक करना पड़े। अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक है तो आप पहले उसी को चेक कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई ये वाला इनकरेक्ट है तो आप उसी से स्टार्ट करो। 30th क्वेश्चन, ये आपको एनटीए की मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज A के बराबर होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें छांटनी है। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये भी ठीक है, ऐसा होता ही है, स्क्यू सिमेट्रिक में सारे 0 होते हैं। A ट्रांसपोज अगर माइनस A आ गया देन A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी ठीक है कि A ट्रांसपोज अगर माइनस A आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी ऑब्वियसली हमारी जो फर्स्ट जो चॉइस है वो हमारा डी ऑप्शन होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं उसको भी, क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट, ये वर्ड गलत दिया हुआ है। यहाँ पर सम होता
तो ये ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी सिमेट्रिक और स्क्यूमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, जो कि एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो में करे मैट्रिसेस के, वो आसान सा टॉपिक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में डिटर्मिनेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।